पुर्तगाल में आर्टिकल 92 अभी भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 92 अप्लाई करने के लिए बहुत कम टाइम है आपके पास। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की बेस पे आप पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड कितने टाइम में हासिल कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो सवाल जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछे हैं, उन सब के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। मेरा नाम है दानिश कमर और पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के हवाले से हमने लास्ट ईयर इस पे वीडियोस बनाई थी, जिसको देखते हुए बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने कार्ड खुद से अप्लाई किए और उनको उनकी रेजिडेंसी भी मिल गई, जो कि आप हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज के टाइम यानी अगस्त 2026 में अगर आप पुर्तगाल का आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वही सारा प्रोसीजर है जो मैंने पहले कुछ वीडियोस में बताया था, और अब रिसेंट दिनों में क्या चेंजेस हुई हैं, तो इस हवाले से आप कैसे इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड हमारे पास सवाल भी आता है कि सर मैं अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठा हूँ और मुझे पुर्तगाल का 92 आर्टिकल अप्लाई करना है, तो क्या ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है जब तक कि आपके पास पुर्तगाल का या शेंजन का कोई भी वीज़ा ना हो या शेंजन जोन में किसी कंट्री का आपके पास रेजिडेंस कार्ड ना हो। अगर आप ये नहीं शो कर सकते कि आप पुर्तगाल में आए हैं आज की डेट में या कल परसों तरसों, जब भी पुर्तगाल में 92 बंद होने से पहले आप पुर्तगाल में अपनी एंट्री अगर शो नहीं कर सकते तो आप आर्टिकल 92 अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपके पास वीज़ा ही नहीं है तो फिर आपको इस ट्रैक और अगर आपके पास वीज़ा ही नहीं है तो फिर आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए। तो आर्टिकल 92 अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप पुर्तगाल में आपके पास वीज़ा है जिसके थ्रू आप पुर्तगाल आ सकते हैं और आप यहाँ पे अपनी लीगल एंट्री दिखा सकते हैं कि मैं पुर्तगाल में इस डेट पे पुर्तगाल लैंड कर गया हूँ किसी भी वे से, चाहे वो बाय एयर या बाय बस या टैक्सी, किसी भी वे से आप पुर्तगाल आ गए हैं और आप इसको शो कर सकते हैं, तो आप आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको टैक्स नंबर, मेडिकल नंबर अप्लाई करना होता है। वो डॉक्यूमेंट जब आपके पास आ जाते हैं फिर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में ये कोशिश करनी है कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो DGERT से रिकग्नाइज हुआ हुआ होना चाहिए। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉडी से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट में इनरोल करते हैं खुद को, तो ही आप आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन हुए हुए हैं, खासतौर पे कैपिटल लिस्बन में, जहाँ पे वो रिकग्नाइज नहीं है, और अगर आप वहाँ एडमिशन भी ले लेते हैं उनकी फीसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी अगर आपको एंड में कार्ड ही नहीं मिलेगा तो फिर इस सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आपको खुद से करना है तो रिकग्नाइज होना चाहिए DGERT से, और ये आप इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मुझे आर्टिकल 92 अप्लाई करना है, तो क्या आपका जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट बॉडी से रिकग्नाइज है या नहीं है, या आईमा उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो ये सारे सवाल का जवाब आपको जो भी आप इंस्टीट्यूट चूज़ करते हैं वो दे सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर लोग या तो ई फतूरों में अप्लाई करते हैं, या अपमाइंड में करते हैं, या टैलेंटो में करते हैं, या बहुत से और हैं जिसको आप गूगल पर सर्च आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से भी किसी पे कर सकते हैं या आप खुद से भी कर सकते हैं, जो भी आपको इंस्टीट्यूट, जो भी कोर्स आपको चूज़ करना है वो आप करके कर सकते हैं। आजकल के टाइम में इसकी फ़ीस कितनी है, तो इंस्टीट्यूट की फ़ीस तकरीबन 900 होती है, जो आज से 1.5 साल पहले मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप आर्टिकल 92 खुद से अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद से आप फ़ीस दे सकते हैं। और इन इंस्टीट्यूट्स के नाम भी मैंने पहले बताए थे, जिससे पहले लोग 3-3, 4-4 हज़ार यूरो चार्ज करते थे सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं किस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाऊंगा। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपने एडमिशन ले लिया होता है, उसके बाद आप आईमा में रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने के साथ आपको ईमेल पे एक्नॉलेज आती है। उसके बाद आपको आपकी ईमेल पे एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आती है आईमा की तरफ से। आपने ये कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि 100% यही करना है कि वो ईमेल आपकी होनी चाहिए। अगर ईमेल किसी थर्ड पार्टी की होगी या किसी एजेंट की, किसी दोस्त की, किसी और की होगी, तो आपकी बायोमेट्रिक की ईमेल भी उसी ईमेल पे आएगी और उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ेगा। तो ईमेल आपकी अपनी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें कि या तो आप खुद इन पर्सन जाकर एडमिशन करवा लें। अगर आप खुद नहीं करवाते, हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, हम आपको गाइडेंस देते हैं और उसके बाद आपको डायरेक्शन देते हैं। हम आपके प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आईमा में अप्लाई करते हैं। आईमा में अप्लाई करने की आपको एक्नॉलेजमेंट आती है। उसके बाद आईमा कितना टाइम लगाता है ये आईमा को पता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली आजकल के टाइम में जिन्होंने 2 महीने पहले हमसे सर्विसेज ली थी उनको नेक्स्ट ईयर अप्रैल की डेट मिली है, कुछ लोगों को फरवरी की डेट मिली है, जिसमें वो जाके अपने बायोमेट्रिक देंगे, आईमा की फ़ीस देंगे और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आर्टिकल 92 में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं, वो साथ लेके जाते हैं और फिर उनका रेजिडेंसी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि क्या हम लैंग्वेज कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज कोर्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करें, आप किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग में करें या प्रॉपर यहाँ की जो स्टडी है उसमें करें। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने करना है, आपने उनसे सिर्फ ये पूछ लेना है कि ये आईमा इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं,
ताकि आपको खुद पता हो कि ये जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आईएमए में एक्सेप्टेबल है तो ही आप उस पर जाएँ। अगर वो नहीं है तो फिर आपको स्किप करके फर्दर और इंस्टीट्यूट हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें एक और सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या आर्टिकल 92 में निस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो आर्टिकल 92 की रिक्वायरमेंट में सोशल सिक्योरिटी नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। इसको आप गूगल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको अलग से अगर आपको चाहिए तो फिर आप उसके लिए अप्लाई करें, लेकिन आईएमए में सोशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सवाल है कि आर्टिकल 92 क्लोज कब हो रहा है। तो आर्टिकल 92 को क्लोज करने के हवाले से गवर्नमेंट पूरी तौर पर तैयारियां कर रही है। एक दफ़ा ये लॉ पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, साइन होने उनके साइन होने थे और इनकी जो लॉ की जो बुक है उसमें पब्लिश होना था, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको दोबारा से भेज दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कि उसमें जो भी लीगल चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस हैं उसको देखें। अल्टीमेटली ये दोबारा जाएगा पार्लियामेंट में और फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब ये एक दिन में हो जाए या एक महीने में हो जाए या 15 दिन में हो जाए, इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके पास बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आपके पास अभी पासपोर्ट है और वीज़ा ही नहीं लगा और अब आप अपने होम कंट्री में बैठ के सोच रहे हैं कि मैं आर्टिकल 92 करूँगा, तो मेरा ख्याल है फिर आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका ये प्रोसेस होगा तो मे बी उससे पहले आर्टिकल 92 क्लोज़ हो चुका हो। तो लास्ट में आर्टिकल 92 एक वाहिद वो ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आप पुर्तगाल में आते हैं विज़िट वीज़ा पे या किसी भी शेंजन कंट्री के टीआरसी कार्ड की बेस पे, और यहाँ आने के बाद अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। तो इस हवाले से जो भी लोग इस सब क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हैं वो आर्टिकल 92 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी सर्विसेज की नीड हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल मिस हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम उसका आपको रिप्लाई कर सकें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।